हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने कंपटीशन के दौर में पूरी तरीके से आ गए होंगे। 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षा आपकी शुरू हो रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थी अपनी पूरी कमर कस चुके हैं अपनी तैयारी के लिए, अपनी परीक्षा के लिए। एक बात याद रखिए विद्यार्थियों, ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब आप अपने जीवन के एक भविष्य के निर्माण की एक प्रारंभिक प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे इस परीक्षा के माध्यम से। कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है, भविष्य में भावी किसी भी परीक्षा के लिए जो आपका भविष्य उज्जवल बना सकता है, उसकी नींव रखता है। इसलिए इसका परिणाम, इसका नंबर और आपकी मेहनत सब कुछ मायने रखता है आपके भविष्य की उस सुनहरी योजना के लिए। मैं आपका शिक्षक और अध्यापक होने के नाते मेरा पूरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं और जो भी ज्ञान मैंने अभी तक संचित किया है, आपके विकास में और आपके भविष्य के निर्माण में पूरी तरीके से समर्पित है। और उसी कड़ी को जारी रखते हुए मैं यहाँ पे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी के लिए ये 7वां वीडियो लेके आया हूँ जो मानचित्र अभ्यास से संबंधित है। अच्छा, मैं इसे मानचित्र अभ्यास का नाम इसलिए देता हूं क्योंकि यहाँ पे मैं मानचित्र पे विषय वस्तु को इंगित करता हूं, दिखाता हूं, लेकिन जिन विषयों को मैं यहाँ बताता हूं वो विषय सारे के सारे आपके परीक्षा के लिए 3 तरह से महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जो मानचित्र में मैं यहाँ दर्शाता हूँ वो तो है ही। दूसरा, बहुविकल्पी प्रश्नों में ये सारे के सारे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं और अति लघुत्तरी में भी इन प्रश्नों के आने की पूरी संभावना रहती है। मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर को देखे, उसमें यही सारे प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती रहती है, चाहे वो बहुविकल्पी के रूप में, चाहे अति लघुत्तरी के रूप में, और इन दोनों में नहीं तो मानचित्र के रूप में तो आते ही आते हैं। ठीक, इसलिए इन प्रश्नों को ये इस तरीके से आप समझिए कि ये कम से कम 30 नंबर का काम आपके लिए आसान कर देते हैं। इस कड़ी को आगे जारी रखते हुए मैं आज इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आया हूं आपके सामने और उन प्रश्नों को मैं मानचित्र में दर्शाऊंगा। मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से मुझे जो महत्वपूर्ण लगा और जो परीक्षा में आ सकता है, ऐसे प्रश्नों को की सूची तैयार की है। अगर आपको भी लगता है कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है या जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन प्रश्नों को आप कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है लिंगराज मंदिर। ये प्रश्न है, इसे मानचित्र में दर्शाने के लिए ये प्रश्न कई बार आ चुका है। लिंगराज महादेव का मंदिर, लिंगराज मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। ये भारतीय स्थापत्य कला का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है। स्थापत्य कला का मतलब होगा जो प्राचीन विरासत के रूप में जो भी कलाएं हैं जो हमारी इमारतों में दिखाई जाती हैं, जो हमारी प्राचीन इमारतें बनी होती हैं, चाहे वो मंदिरों की, चाहे वो इमारतें हैं, चाहे वो महल हैं, वहाँ पे जो पत्थरों पे, इमारतों पे जो नक्काशियाँ की जाती हैं, उन्हें स्थापत्य कला कहा जाता है। तो भारतीय हिंदू धर्म की स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है ये लिंगराज महादेव का मंदिर। तो लिंगराज महादेव का मंदिर ये जो है उड़ीसा में है। ये देखिए, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में ये लिंगराज महादेव का मंदिर है। ठीक, ये यहाँ पे है, हमने यहाँ इसको दिखा दिया। ये भारत के पूर्वी तट पे है, भारत के पूर्वी तट पे, यानी बंगाल की खाड़ी के पास। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आता है बेगम हजरत महल। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो लखनऊ से जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था या अवध का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, वो थी बेगम हजरत महल। ये महिला होते हुए भी बहुत ही अभूतपूर्व साहस और वीरता का परिचय दी थी 1857 की क्रांति में। इनकी वीरता और साहस को ध्यान में रखते हुए इनको आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए शामिल किया गया है। ठीक, तो बेगम हजरत महल
ये एक वीरांगना थी जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करती हुई इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ती है। तो बेगम हजरत महल का संबंध किस जगह से है? अवध से। अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ। तो लखनऊ को यहां हम दर्शाएंगे। आप देखिए ये 2 नंबर है, ये जो 2 नंबर है ना, ये लखनऊ को दर्शा रहा है। ठीक, यहां पे ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय देखिए, ये जो मैंने सर्किल करके दिया है, नई दिल्ली, ये है। ठीक, उसके बाद आता है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। मुंबई कहाँ है? ये है, ये देखिए, ये पश्चिमी तट पे ये मुंबई है, एकदम तटीय क्षेत्र पे। ठीक, पहले इसे सालसेट द्वीप कहा जाता था। ये एक दहेज में दिया हुआ स्थान है। पुर्तगाल, फ्रांसीसियों का पहले इस पे कब्जा था, और फ्रांसीसियों की जो राजकुमारी थी, उनकी शादी अंग्रेजों के राजकुमार से हुई थी, और दहेज में इस सालसेट द्वीप को अंग्रेजों को दे दिया गया, और फिर अंग्रेजों ने इसका नाम मुंबई रख दिया। तो इसके पीछे ये कहानी है। ठीक, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की? मुंबई में। उसके बाद अब आ जाते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। सूरत कहाँ? यहाँ। कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। इसे सूरत का विभाजन भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? कांग्रेस में 2 तरीके की विचारधाराओं के लोग थे, एक बहुत गर्म मिजाज वाले और एक नरम मिजाज वाले। तो इन लोगों को गर्म दल और नरम दल कह दिया गया। तो ये गर्म दल वाले और जो नरम दल वाले विचारधाराओं के लोग थे, इन दोनों लोगों में विभाजन हो गया। इन दोनों सोच के लोग अलग अलग हो गए, यानी कांग्रेस में विभाजन हो गया। इसीलिए इसे सूरत की फूट भी कहा जाता है, सूरत का विभाजन भी कहा जाता है। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन, इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जो 1907 में हुआ, और ये गुजरात में है। ठीक, गुजरात में है सूरत, यहीं पे 1907 का अधिवेशन हुआ था, जहां कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसके बाद होम रूल लीग जो है, यानी भारत में रहते हुए भारत के राज्यों पे, भारत के क्षेत्रों पे शासन करने की स्वायत्त मांग थी, जो अंग्रेजों से भारतीय राजनीतिक नेताओं द्वारा लगातार की जाती थी। और इस मांग को तेज करने के लिए लोकमान्य तिलक ने 1916 में महाराष्ट्र के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक, होम रूल लीग की स्थापना की तो लोकमान्य तिलक ने की थी बेलगांव में। ठीक, होम रूल लीग की स्थापना। अब आ जाते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। अब प्रश्न आता है, ये आपके मैप में इंडिकेट करने को दिया गया है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। तो बाबर कौन था? मुगलिया सल्तनत की स्थापना इसी ने की थी। और इब्राहिम लोदी कौन था? ये दिल्ली में उस समय दिल्ली का सुल्तान था। ठीक, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जिस स्थान पे लड़ाई हुई थी, उसे बोलते हैं पानीपत का मैदान। और पानीपत के नाम से आपको पता है कि 3 लड़ाइयां फेमस हैं। तो जो पहली लड़ाई थी, उसी का नाम है बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध। ठीक, ये क्या हुआ था? 1526 में हुआ था। कहां हुआ था? पानीपत के मैदान में। पानीपत कहां है? ये दिल्ली के पास है, हरियाणा में पड़ता है। पानीपत कहां है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक, तो पानीपत की लड़ाई हुई थी। उसके बाद पानीपत को हम यहां दर्शाए हैं, ये देखिए 8 नंबर में, ये पानीपत को हम दर्शाए, ये हरियाणा में है। उसके बाद आते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 में की थी, कोलकाता में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में कोलकाता में की थी। राजा राम मोहन राय बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्हीं लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में सती प्रथा जैसी विभत्स प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा जैसी खतरनाक प्रथाओं का अंत हुआ। ठीक, तो राजा राम मोहन राय ने
यहाँ पे कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। अरे ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक। तो कहाँ पे की? कोलकाता में की थी। किस जगह पे की? कोलकाता में। किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन कौन थे? ये एक समाज सुधारक थे, ठीक ना। अच्छा, कब ब्रह्म समाज की स्थापना की? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। उसके बाद आते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इसको दिखाना है यहाँ पे। अब बुलंद दरवाजा जो है देखिए, जो अकबर था ना, तो जब इसने गुजरात राज्य को जीत लिया, तो गुजरात राज्य की जीत के उपलक्ष्य में इसने एक प्रतीक स्वरूप एक इमारत का निर्माण कराया। उस इमारत का नाम था बुलंद दरवाजा, ठीक, जो मुगलिया सल्तनत की बुलंदी को दर्शाता था, तो उसे बुलंद दरवाजे का नाम दिया गया। तो जो बुलंद दरवाजा था ये आगरा में पास ही एक जगह है फतेहपुर सीकरी। आगरा उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में एक जगह है फतेहपुर सीकरी। इसी फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पे बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। किसके द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा किया गया। तो ये देखिए आगरा में हमने दर्शाया है, ये सब उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में है, ठीक। ये प्रयागराज में है। यही पहले इलाहाबाद बोला जाता था, अब प्रयागराज बोला जाता है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रयागराज में की गई, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इतिहास से संबंधित, जो मैंने आपके लिए काफ़ी खोजबीन के बाद यहाँ आपके सामने रखा। अगर जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको जानना है, समझना है, या कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।